हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस में, जो कि लिखा फरीदा मैकफाडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 60। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना, अगर मैं इस घर से जाऊंगी तो हथकड़ियों में ही निकलूंगी। मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं अपने लेदर के सोफे पर बैठी अपने घुटनों को थामे बैठी हूँ। सोच रही हूँ कि क्या ये आखिरी बार है जब मैं यहाँ बैठी हूँ, जबकि मैं इंतजार कर रही हूँ कि डिटेक्टिव दोबारा नीचे आए। मेरा पर्स कॉफी टेबल पर रखा है और मैं इसे बेख्तियार उठा लेती हूँ। शायद मुझे बस खामोशी से यहाँ बैठना चाहिए, एक अच्छी मर्डर सस्पेक्ट की तरह, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। मैं अपना फोन निकालती हूँ और रीसेंट कॉल्स लिस्ट खोलती हूँ। मैं लिस्ट में पहला नंबर सेलेक्ट करती हूँ। नीना, वहाँ क्या हो रहा है? एंजो की आवाज़ फिक्र से भरी हुई है। वहाँ क्या चल रहा है? पुलिस अभी भी यहाँ है, मैं मुश्किल से बोलती हूँ। ये मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा। वो समझते हैं, मैं वो अल्फाज बुलंद आवाज़ में नहीं कहना चाहती। वो समझते हैं कि मैंने एंडी को मारा और मैंने इसे बराह रास्त कत्ल नहीं किया। वो पानी की कमी से मर गया, लेकिन वो समझते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ। मैं सब कुछ ख़त्म कर सकती हूँ। मैं इन्हें मिली के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे हक में गवाही दूंगा। वो कहता है, जो कुछ इसने तुम्हारे साथ किया, मैंने तुम्हें वहाँ कैद में देखा था। वो संजीदा है। वो मेरी मदद के लिए जो कुछ कर सकता है करेगा, लेकिन एक ऐसे आदमी की गवाही कितनी मौसर होगी जिसे यकीनी तौर पर मेरा खुफिया आशिक करार दिया जाएगा, और मैं इसका इनकार भी नहीं कर सकती। मैंने वाकई एंजो के साथ रात गुजारी थी। सिसी ठीक है? मैं पूछती हूँ। वो ठीक है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और सांसों को काबू में रखने की कोशिश करती हूँ। क्या वो टीवी देख रही है? टीवी? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे इटालियन ज़बान से कह रहा हूँ। वो कुदरती तौर पर बहुत तेज़ सीखती है। सब कुछ होने के बावजूद मैं हल्की सी हंसती हूँ, हालांकि ये कमज़ोर सी हंसी है। क्या मैं इससे बात कर सकती हूँ? कुछ देर खामोशी रहती है, फिर सिसी लाइन पर आती है। चाओ मामा। मैं हलक से एक गहरी सांस उतारती हूँ। हेलो प्यारी, कैसी हो? बेनी, आप मुझे लेने कब आएंगी? जल्द। मैं झूठ बोलती हूँ। बस अपने इटालियन पर काम करती रहो और जैसे ही हो सका मैं आ जाऊँगी। मैं एक लम्हे को रुकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ मामा। डिटेक्टिव कॉर्नर सीढ़ियाँ उतर रहा है। इसके कदमों की आवाज़ गोलियों की तरह लग रही है। मैं जल्दी से अपना फ़ोन वापस पर्स में डालकर टेबल पर रख देती हूँ। लगता है कि इसने एंडी के जिस्म का मज़ीद बगौर मुआयना किया है और यकीनी तौर पर इसके पास मुझसे पूछने के लिए एक नया सिलसिला सवालात है। मैं ये सब कुछ इसके चेहरे पर देख सकती हूँ जब वो दोबारा मेरे सामने बैठता है। तो वो कहता है, क्या तुम्हें अपने शौहर के जिस्म पर मौजूद चोटों के बारे में कुछ मालूम है? चोटें? मैं वाकई उलझन में हूँ। मुझे इसके टूटे हुए दांतों के बारे में मालूम था, लेकिन मैंने मिली से मज़ीद तफसीलात नहीं पूछी थी कि इस एटिक कमरे में क्या हुआ था। इसके निचले पेट पर गहरी जामनी रंग की चोटें हैं, कॉर्नर्स कहता है, और इसके जेनिटल्स पर भी। वो तकरीबन स्याह हो चुके हैं। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? मैं अपनी भवें उठाती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैंने इसे मारा पीटा? यह ख्याल ही मुज़हका खेज़ है। एंडी मुझसे खासा लंबा था और इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मजबूत मसल्स से भरा हुआ था। मेरा ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ ऊपर क्या हुआ था। इसकी आंखें मेरी नज़रों से मिलती हैं और मैं नज़रें चुराने से गुरेज करती हूँ। तुम्हारी कहानी यह है कि तुम्हारा शौहर इत्तफाक़िया तौर पर एटिक में बंद हो गया और किसी तरह तुम्हें इसके गायब होने का एहसास तक नहीं हुआ। क्या ये सही है? मुझे लगा था कि वो बिज़नेस ट्रिप पर गया है, मैं कहती हूँ। वो आमतौर पर एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी लेता था और इस दौरान तुम दोनों के दरमियान कोई मैसेज या कॉल्स नहीं हुई, लेकिन ये तुम्हें परेशान नहीं किया। वो निशानदेही करता है। मज़ीद ये कि इसके वालिदैन से बात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि इसने तुम्हें पिछले हफ्ते घर छोड़ने के लिए कहा था। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। हाँ, ये सच है। इसी वजह से हमने बात नहीं की। और ये विल्मेना कैलेवे कौन है? वो अपनी जेब से एक छोटा नोट पैड निकाल कर इस पर लिखी हुई तफसीलात देखता है। वो तुम्हारे लिए काम कर रही थी, है ना? मैं कंधे अचकाती हूँ। मैंने इसे एक हफ्ते की छुट्टी दे दी थी। मेरी बेटी कैंप में थी, इसलिए मुझे लगा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने इसे पूरा हफ्ता नहीं देखा। मुझे यकीन है कि वो मिली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसे किसी भी तरह इस मामले से अलग रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये कम अज़ कम वो है जो मैं इसके लिए कर सकती हूँ, इस सब के बाद जो मैंने इसके साथ किया। तो तुम ये कह रही हो कि एक बालिग आदमी किसी तरह खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर बैठा बगैर फ़ोन के, जबकि वो कमरा सिर्फ बाहर से लॉक होता है। कॉर्नर्स की भवें इसकी हेयर लाइन तक जा पहुंचती हैं, और जब वो इस कमरे में था तो इसने अचानक अपने 4 दांत खींचने का फैसला कर लिया। जब वो इस तरह बात करता है तो मिसेस विंचेस्टर, डिटेक्टिव कहता है, क्या तुम वाकई ये मानती हो कि तुम्हारा शौहर ऐसा आदमी था जो ये सब कुछ खुद से कर सकता था? मैं सोफे से टेक लगाकर बैठती हूँ, ये जाहिर ना होने देने की कोशिश करते हुए कि मेरा जिस्म किस कदर काँप रहा है।
شاید تم اسے نہیں جانتے تھے. حقیقت میں وہ کہتا ہے یہ پوری طرح درست نہیں ہے. میں تیزی سے اوپر دیکھتی ہوں. ایکسکیوز می. اوہ گاڈ، یہ معاملہ بس بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. وہ ڈیٹیکٹیو جس کے بال سفید مائل ہو رہے ہیں اینڈی کے والد کے گولف کھیلنے والے پرانے دوستوں میں سے ہو سکتا ہے، یا پھر شاید اس کے خاندان کے بے حد سخاوت کا کوئی اور فائدہ اٹھانے والا. میری کلائیوں میں ہلکی سی سنسناہٹ ہونے لگتی ہے، جیسے ہتھکڑیاں کسی بھی لمحے جھٹکے سے بند ہونے والی ہوں. میں اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، کانرز کہتا ہے، لیکن میری بیٹی سے جانتی تھی. آپ کی بیٹی؟ وہ سر ہلاتا ہے. اس کا نام کیتھلین کانرز ہے. حقیقت میں دنیا کتنی چھوٹی ہے نا؟ وہ اور تمہارے شوہر بہت پہلے منگنی شدہ تھے. میں پلکیں جھپکاتی ہوں. کیتھلین؟ وہی منگیتر جس سے اینڈی نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اس سے پہلے کہ میں اس کی زندگی میں آئی. وہی جسے میں نے کئی بار ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کبھی اس کا کوئی سراغ نہ ملا. کیتھلین اسی آدمی کی بیٹی ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی آواز آہستہ کر لیتا ہے، اتنی مدھم کہ مجھے پوری توجہ دے کر سننا پڑتا ہے. یہ علیحدگی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. وہ اس بارے میں بات نہیں کرتی تھی، اب بھی نہیں کرتی. وہ اس کے بعد بہت دور چلی گئی اور یہاں تک کہ اس نے اپنا نام بھی بدل لیا. اس نے تب سے کسی مرد سے ملاقات نہیں کی. میرا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے. اوہو، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اینڈریو ونچسٹر نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا. وہ اپنے ہونٹوں کو اتنا سختی سے دباتا ہے کہ وہ ایک سیدھی لکیر بن جاتی ہے. تو جب میں 1 سال پہلے یہاں منتقل ہوا اور ادھر ادھر چھان بین شروع کی تو مجھے یہ کافی دلچسپ لگا کہ تم نے دعویٰ کیا کہ وہ تمہیں ایٹک میں بند کرتا تھا، مگر کوئی بھی تمہاری کہانی کی تصدیق نہیں کر سکا. حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی. ونچسٹرز کا یہاں کافی اثر و رسوخ تھا، خاص طور پر کچھ پولیس والوں پر. جب تک کہ وہ فلوریڈا منتقل نہیں ہو گئے. وہ رکتا ہے، مگر مجھ پر نہیں. میرا منہ اتنا خشک ہو چکا ہے کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتی. میں بس اسے گھورتی رہتی ہوں. میرا جبڑا کھلا رہ جاتا ہے. اگر تم مجھ سے پوچھو، وہ کہتا ہے، تو وہ ایٹک ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لگتا ہے وہاں پھنس جانا حد سے زیادہ آسان ہے. وہ دوبارہ پیچھے جھک جاتا ہے. اس کی آواز معمول پر آ جاتی ہے. یہ افسوسناک ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہوا. مجھے یقین ہے کہ میرے دوست جو مردہ خانے میں کام کرتا ہے اس سے متفق ہوگا. یہ ایک وارننگ دینے والی کہانی بنے گی، ہے نا؟ ہاں، میں آخرکار کہنے کے قابل ہوتی ہوں. ایک وارننگ دینے والی کہانی. ڈیٹیکٹیو کارنرز مجھ پر ایک آخری طویل نظر ڈالتا ہے، پھر وہ واپس اوپر چلا جاتا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو سکے. اور تب مجھے ایک ناقابل یقین حقیقت کا احساس ہوتا ہے. مجھے یہاں سے ہتھکڑیوں میں جکڑ کر نہیں لے جایا جائے گا.